जन स्थान से साफ था, लेकिन वकालत वगैरह से डालेंगे। आपके वाइस परफॉर्मेंस दिया है पैकेट पर तो कोई जगह ज़्यादा नहीं जाती है, बलराम को बड़े लोग करके सीख उन्हीं बच्चों को करके सिखाया गया, उन्हीं का बनाया भगवान राम के चरित्र का समावेश स्वयं में करते हुए दीनहीन असहाय जनों के प्रति पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हृदय की पीड़ा और सामाजिक समर्था का भाव तथा पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के एक उच्च एवं आदर्श शिक्षा के भाव के साथ अपना कर्तव्य पथ चुने। महोदय, आपके मार्गदर्शन और नीतिगत निर्णयों का ही का विमोचन माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्य कुलपति महोदय के द्वारा किया जा रहा है। माननीय कुलपति महोदय के द्वारा इसका विमोचन किया जा रहा है। माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्य अतिथि एवं कुलपति महोदय के द्वारा किया जा रहा है। कृषि गाड़ी आपके द्वारा किया जा रहा है। मोटे एवं सूक्ष्म अनाजों की द्वारा प्रसर साधना के द्वारा किया गया है, जो समय की मांग है। पशु विमोचन माननीय कुलाधिपति महोदय, मुख्य अतिथि एवं माननीय कुलपति महोदय के द्वारा किया जा रहा है। उनके सहयोगी विज्ञान एवं वानिकी महाविद्यालय के द्वारा किया गया है। विद्यालय की सभी शिक्षिकाओं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसका भी विमोचन माननीय कुलाधिपति महोदय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया जा रहा है। महोदय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया जा रहा है। वानिकी महाविद्यालय, इसका भी विमोचन माननीय मुख्य अतिथि माननीय कुलपति महोदय के द्वारा।
प्रभुजीत शुक्ला, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। कत्यानी सिंह, विमलेंद्र। फोटो स्माइल वाली अच्छी है, विक्ट्री सिंबल बना लीजिए। ठीक। तुरंत आ जाए, कोई बच्चे एवं छात्राओं द्वारा मिलेट वर्ष के अवसर पर 5 प्रकार के मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ बना करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करता हूँ कि दीक्षांत समारोह के अवसर पर डिजिलॉकर से मैं उपाधियों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या में प्रख्यात शिक्षाविद एवं विचारक आचार्य नरेंद्र देव के नाम से स्थापित इस कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। आचार्य नरेंद्र देव जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही उच्च कोटि के निष्ठावान अध्यापक एवं महान शिक्षाविद थे। उन्होंने भारत की प्राचीन परंपराओं को वर्तमान युग की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने का महान कार्य किया है। वे अच्छी तरह से समझते थे कि हमारे देश का भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब वह अपनी प्राचीन परंपराओं से जुड़ा रहे और नई पीढ़ी तक पहुंचता रहे। आज के अवसर पर मैं आचार्य नरेंद्र देव जी का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। दीक्षांत समारोह सामान्यतः छात्र एवं छात्राओं की सफलता के पर्व को मनाने का अवसर होता है। आज मैं उन सभी छात्र छात्राओं को अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ जिन्होंने कड़ी मेहनत एवं लगन से ज्ञान प्राप्त कर यहाँ उपाधि एवं पदक प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही मैं उनके माता पिता एवं अध्यापकों का भी अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने आपके जीवन को गढ़ने में बहुत सहयोग किया है। यह समारोह पिछली उपलब्धियों पर गर्व करने का समारोह तो होता ही है। मेरा मानना है कि इसके साथ ही ये भविष्य के लिए योजनाओं पर विचार करने का अवसर भी होता है। आवश्यकताएं एवं परिस्थितियां सदैव बदलती रहती है और नवीन चुनौतियां सामने आती रहती है। अतः यह आवश्यक है कि हम आने वाली कल की चुनौतियों का संज्ञान लें, विश्लेषण करें और उनका मुकाबला करने की योजना बनाएं और क्षेत्र व परिस्थिति के अनुरूप कार्य करें। मुझे विश्वास है कि हमारे विद्यार्थियों ने इस विश्वविद्यालय से जो ज्ञान व कौशल प्राप्त किया है उसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए कृषि के जीवन तकनीकी द्वारा अधिकतम एवं गुणवत्तापूर्वक उत्पादन के साथ कृषि में रोजगार सृजन कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान करेंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से खोजना है। नई नीति में पूरा फोकस विद्यार्थियों की प्रतिभा और दक्षता को निखारते हुए उन्हें कौशल युक्त बनाना है। इसके माध्यम से छात्रों में आत्मविश्वास एवं सकारात्मक विचारधारा के साथ ज्ञान एवं आय के संसाधनों को विस्तृत रूप दिया जा सकेगा। मुझे विश्वास हुआ है कि इस विश्वविद्यालय ने भी अपने पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति को समाहित किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम में पिछले साल की अपेक्षा 20% सीटों की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही हम नियमित पाठ्यक्रम के अलावा
44 मूल्यवर्ती विषयों को प्रारंभ किया गया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के बाद से ही अनेक प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। छात्रों को बेहतर शोध सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयोगशालाओं तथा शोध प्रक्षेत्रों का विस्तार व आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसमें आधुनिक सुविधाओं एवं उपकरणों से युक्त अस्पताल, विश्व स्तरीय पशु पोषण प्रयोगशाला, अति हिमीकृति सूर्य वीर्य प्रयोगशाला, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक प्रयोगशाला एवं जैव कीटनाशक प्रयोगशाला मुख्य है। इनसे हमारे छात्र ही नहीं बल्कि प्रदेश के किसान भी लाभान्वित हो रहे। मैं बताना चाहूंगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र न सिर्फ कृषि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है बल्कि किसानों को वित्तीय संकट से निपटने में भी मदद करता है। पशुधन क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान के अलावा 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आजीविका उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाता है। भारत दुग्ध उत्पादक देशों में भी दुनिया में अग्रणी है। इतना ही नहीं, पशुधन क्षेत्र बेरोजगार युवाओं और पशुपालकों के लिए आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करने में मदद करता है और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का पूर्वांचल क्षेत्र के कृषि विकास में अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस वर्ष विश्वविद्यालय को उपकार से 5 तथा BARC और DBT द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना मिली है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY से 5 परियोजना की स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे शोध कार्य को और बल मिलेगा। मुझे बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अपनी स्थापना से लेकर अब तक आंवला, बेर, दलहन, तिलहन, धान, गेहूं, चना, जई तथा विभिन्न सब्जियों एवं मसालों की कुल 196 प्रजातियां विकसित की गई है, जो भारत को खाद्य जगत में आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। विश्वविद्यालय अपने 25 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रचार कार्य कर रहा है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा 15 हेक्टेयर अनुपयोगी भूमि को खेती योग्य बनाया गया है, जिस पर प्राकृतिक खेती कराए जाने हेतु शोध का कार्य चल रहा है। रसायन और उर्वरकों ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अब खेती को रसायन की प्रयोगशाला से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला जोड़ने का समय आ गया है। प्राकृतिक खेती में कृषि की लागत लगभग शून्य हो जाती है। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज प्राकृतिक तरीके से किया जा सकता है। इस खेती में न तो खाद पर खर्च करना होता है और न कीटनाशक पर। इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और बाढ़ सूखे से निपटने में भी ये सक्षम होती है। प्राकृतिक खेती छोटे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। किसान साल में कई फसल ले सकता है। यही जो पराली निकलती है उसका भी इसमें सदुपयोग किया जा सकता है। मैं चाहूंगी कि विश्वविद्यालय अपने परिक्षेत्र के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने शोध छात्रों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए देश के 34 प्रतिष्ठित संस्थानों से अनुबंध किए हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए 166 रोजगार पर कार्यक्रमों से 3,317 युवक और 573 युवतियां लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही 72 छात्रों को उद्यमिता कौशल का प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रायोगिक शिक्षा के अंतर्गत गुणवत्ता युक्त संस्थानों में करके देखो, करके सीखो कार्यक्रमों से छात्र छात्राओं के कौशल को दक्षता प्रदान की जाएगी। मुझे यह भी बताया गया कि छात्रों को ड्रोन तकनीकी का कृषि में प्रयोग कर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पिछले कई वर्षों में कृषि ड्रोन तकनीकी में काफी सुधार हुआ है। अब हमारे किसान भाई समझने लगे हैं कि कैसे ड्रोन तकनीकी से उन्हें मदद मिल सकती है। आमतौर पर कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग सिंचाई, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी, मैपिंग, सर्वेक्षण तथा कीटनाशक के छिड़काव तक में होता है।
ड्रोन के उपयोग से किसानों को उनकी फसलों के बारे में नियमित रूप से सटीक जानकारी मिल सकती है, जिससे उन्हें निर्णय लेने में आसानी होगी, साथ समय और संसाधन की बर्बादी भी रुकेगी। मैं चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय ड्रोन तकनीक का अपने कार्यक्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार करे, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसकी जानकारी हो सके और वे इसका उपयोग कृषि कार्यों में कर सकें। मित्रों, दिल्ली में पूसा यूनिवर्सिटी है। उत्तर प्रदेश के चारों कृषि यूनिवर्सिटी के वीसी और मैं ये यूनिवर्सिटी में हम देखने के लिए गए थे। वहां ड्रोन तकनीक पर बहुत बड़ा काम हो रहा है, और जिस तरह वे लोगों ने ड्रोन बनाया है और किसान जो काम कर रहा है, मान लो कि कोई किसान है, उसके खेत में कोई पौधे पर कुछ दाग आ जाते हैं या तो कीटक बैठते हैं और उसको बर्बादी की ओर ले जाते हैं। ये ड्रोन के माध्यम से तुरंत किसान को पता चलता है कि कहाँ ये बीमारी शुरू हुई, तो पूरी फसल तक पहुंचे इसके बजाय 2-4 पौधे पर ऐसे कीटक बैठे हुए होंगे तो उनको तुरंत उसका उपाय कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी फसल बच जाती है। दूसरा, वे लोगों ने कहा कि जब बारिश होती है और ज्यादा बारिश होती है और फसल में पानी भर जाता है, तो किसान क्या करता है, उसको पता नहीं चलता है कि कहाँ ज्यादा पानी भरा हुआ है, कहाँ कम पानी है। ड्रोन के माध्यम से वे लोग ढूंढ लेते हैं कि कहाँ कितने एरिया में हमारी हमारी फसल बिगड़ी हुई है। ये ड्रोन के माध्यम से वे लोग जान लेते हैं। किसान क्या करता है कि पूरे छिड़काव कर देता है पूरी फसल में। वास्तव में 1/4 या तो 1/6 भाग में ही फसल बिगड़ी हुई होती है। तो ये जो ड्रोन है वो तय कर लेता है कि कहाँ फसल बिगड़ी हुई है और कितनी बीमारी है और उसमें कितनी दवाई की छिड़काव करनी पड़ेगी। वो ड्रोन ही तय कर लेता है और वहां छिड़काव हो जाता है और फसल बच जाती है मित्रों। और ये बहुत ही जरूरी है किसान को ये दिखाना, उसके खेत में जाकर दिखाना। और दूसरा, आपने खरीदा है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लैब तैयार करनी चाहिए, ड्रोन बनाने की लैब होनी चाहिए और उस पर अलग अलग प्रकार की टेक्निक का उपयोग करके किसानों को हम किस तरह उसमें सहाय कर सकते हैं, इस दिशा में जाना चाहिए। और ऐसे युवा किसानों को भी तैयार करना चाहिए जो ऐसे ड्रोन लेकर वो सीख कर दूसरों को मदद करें। वो भी एक रोजगार का अवसर उसके लिए प्राप्त होता है। जैसे कि किसानी करने के लिए ट्रैक्टर 10-10 किसानों के बीच में घूमता फिरता है, तो ऐसे ड्रोन भी आप लेकर अलग अलग किसानों को किस प्रकार की बीमारी वगैरह फसल में है वो देखकर उनको सहाय कर सकते हैं और उसके लिए एक रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, अन्न का उत्पादन करने वाले किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी समान है। हमें उन्हें समृद्ध करना है। भारत में आज भी लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि आधारित कार्यों से अपना जीवन यापन कर रही है। हमारा प्रयास किसान की समस्या का समाधान कर उनकी आय में वृद्धि करना है। यदि हमारे कृषक खुशहाल रहेंगे तो हमारा देश और तेजी से विकास कर सकेगा। इसके साथ ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रबल होकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी। कृषि विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी देश के अन्य विश्वविद्यालयों से कहीं अधिक हो जाती है। ये विश्वविद्यालय कृषि शिक्षण एवं शोध कार्यों के अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में हो रही नई शोध एवं उपलब्धियों को किसानों के प्रक्षेत्रों तक पहुंचाने तथा उन्हें प्रेरित कर अपनाने का दायित्व भी निभाते हैं। जल के अत्यधिक दोहन से भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे भविष्य में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो सकता है। सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए जल भरो कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। पानी हमारे किसानों और कृषि के लिए भी एक प्रमुख संसाधन है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में
जल संसाधन का करीब 80% भाग कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। अतः सिंचाई में जल का समुचित उपयोग और प्रबंधन जल संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक बहुत बड़ी पहल है। देश में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यह राष्ट्रव्यापी योजना लागू की गई है। जल संरक्षण लक्ष्यों के अनुरूप यह योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप सुनिश्चित करने के लिए टपक तथा बौछारी सिंचाई और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी को अपनाने पर बल देता है। सरकार ने जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत पारंपरिक और अन्य जल निकायों का नवीनीकरण, बोरवेल का रीयूज और रिचार्ज, वाटरशेड विकास और गहन वन रोपण द्वारा जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा सकता है। मुझे बताया गया कि विश्वविद्यालय भी जल संचय के लिए प्रतिबद्ध है। जब हमने जल संरक्षण की बात की तो हम मोटे अनाजों को कैसे भूल सकते हैं। मोटे अनाज की फसलें कम पानी एवं कम समय में होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। पहले हमारे यहाँ 40% मोटे अनाज होते थे, धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आज मोटे अनाज का पैकेट हम लोगों को दिया गया है। इसके आधार पर आपको भी पता चलेगा कि आने वाले समय में किसानों को कैसे प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व मिलेट वर्ष 2023 को मना रहा है, तो इसकी जरूरत काफी पड़ेगी। और इसी वजह से आज से किसान इसमें जुड़ जाते हैं तो उसको बड़ा फायदा भविष्य में होने वाला है। और दूसरा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो दीक्षांत समारोह में सभी यूनिवर्सिटियों को बोलती रहती हूँ कि आपके यहाँ महिलाएं पढ़ रही है, महिला सशक्तिकरण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये मिलेट्स वर्ष जब हम मना रहे हैं तो मिलेट्स में से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाना भी चाहिए। और मैं तो चाहती है कि शुरुआत हॉस्टल से होना चाहिए। पहले आप सब खाइए भाई बनाकर, हॉस्टल में बनाइए। बनता है, शुरू हुआ है, नहीं है। और दूसरा, जो अध्यापक बैठे हुए जो सिखाते रहते हैं लेकिन घर में नहीं बनता होगा, तो वहां से शुरू करिए और एक दूसरे को शेयर करिए कि हम लोगों ने बनाया है, वो इससे बनाया है और स्वादिष्ट है, वो खाइए मित्रों। देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, 2023 मिलेट वर्ष, तो उनके प्रयासों से उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन वो बैठे नहीं रहे। लोकसभा जब चली बीच में, उसी समय कृषि मंत्री को ये कहा गया कि आप जितने लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं, ये सबको भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। और जो सरकारी अधिकारी है जो इस दिशा में काम करते हैं, ये सब लोगों को आमंत्रित कीजिए और ये मिलेट्स में से ही व्यंजन बनाइए और वो ही खिलाइए, और कुछ नहीं। और ये सिलसिला शुरू हुआ और एक दिन सब लोग, लगभग 400 450 से भी ज्यादा लोग ये भोजन समारोह में उपस्थित थे और 100 से ज्यादा व्यंजन बनाए गए थे और सब लोगों ने भरपेट खाया और सबको अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। अलग अलग प्रकार के व्यंजन देखकर सब खुश हो गए और एक सभी को प्रेरणा दी मित्रों उन्होंने कि देखिए इसमें से ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमारी जो बेटियां हैं इधर जो पढ़ती रहती है और हमारे अध्यापक, महिला अध्यापक हैं, वो भी इसमें इंटरेस्ट लेकर, अच्छा हुआ हम लोगों को भी थोड़ा सा दिया है, व्यंजन दिया है।
घर पर जाकर बनाएंगे। मैं तो बनाती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते हैं। खाद्य चीजें बहुत ही अच्छी होती है मित्रों, खाकर देखिए। और घर में जाकर, मैंने कल परसों हमारी राजभवन की महिलाओं के साथ मेरी एक बैठक हुई थी, तो महिलाओं को मैंने पूछा कि भाई मेरे साथ तो कई पीएसओ सब लोग आते हैं, तो आपको कुछ बताते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बताता नहीं। देखिए स्थिति, आप सबका भी ये दायित्व है मित्रों कि आप जो सीख रहे हो, जो कर रहे हो, इसकी चर्चा आपके घर में भी होनी चाहिए। आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनको भी पता चलेगा कि आप कृषि क्षेत्र में जाकर क्या काम कर रहे हो। और ये मिलेट्स की बात करोगे कि आज हम लोगों ने वो खाया, तो उनकी भी एक प्रेरणा मिलेगी और आगे जाकर वे लोग भी खाएंगे मित्रों। हमारा काम वो ही कि ये जो फूड है, पोषक फूड है, उसका बढ़ावा कैसे हम दे सकते हैं मित्रों। इसकी खीर बनती है, सब कुछ बनता है, लेकिन बनाइए, खाइए मित्रों। मैं महिलाओं के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण कड़ी है एवं उनका सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। महिलाएं राष्ट्र के विकास में पुरुषों के बराबर ही महत्व रखती हैं। आज कृषि में महिलाओं का योगदान 65 से 70% तक है, देखिए। और पहले ये यूनिवर्सिटी में महिलाएं नहीं आती थी, हमारी बेटियां नहीं पढ़ती थी, लेकिन धीरे धीरे करके आज बेटियां भी कृषि क्षेत्र में आ रही है, संशोधन भी कर रही है और आगे बढ़ रही है। ये हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य का निशानी है मित्रों। और इसी वजह से मैं बेटियों को भी और माताओं को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोग इसमें आगे बढ़ रहे हो। और दूसरा, जो मेडल मिल रहा है, इसमें अभी तो लड़कियां ही ले जा रही है। इधर भी 10 लड़की है, क्या है इधर, क्या है? कितने लोगों को मेडल दिया? 10 को दिया। इसमें महिलाएं कितनी? 15 लड़के हैं। अच्छा, तो मैं लड़कों को धन्यवाद देती हूँ। तो पहली बात लगभग 15 विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह पूरा करके मैं इधर आई हूँ। सब में 80% बेटियां ले गई है, लेकिन इधर बेटा ने अच्छा काम किया। आपने बेटों की इज्जत बढ़ाई। क्योंकि मैंने चिंता व्यक्त की थी सभी यूनिवर्सिटी में कि ये जो सिलसिला चालू रहा तो 10 साल के बाद सब अवार्ड महिलाएं ले जाएगी। और उस स्टेज पर जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना, सब वहां भी महिलाएं बैठी। ऐसी स्थिति हमें नहीं चाहिए। दोनों का प्रभाव समाज पर होना चाहिए। ये तो होता है ऐसा कि हमारी लड़कियां पसंद किसको करेगी? ये बड़ी चिंता का विषय है। एक तो भ्रूण हत्या के कारण बेटियों की संख्या कम हो रही है, और दूसरा अवार्ड में बेटियां ज्यादा हो रही है, तो कितनी विसंगतता हो रही है देख लीजिए उनको। और इसी वजह से चिंता करिए आप सब लोग। अब पता चला भारत के 48% कृषि से संबंधित रोजगारों में महिलाएं ही कार्यरत हैं। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास करना होगा। कृषि वैज्ञानिकों को गांव में खाद्य सुरक्षा की जानकारी देने
कृषि उत्पादनों एवं दुग्ध उत्पादन में मूल्य वर्धन के साथ साथ सिलाई, कढ़ाई, महिला स्वास्थ्य, मशरूम उत्पादन, कुक्कुट पालन, गौ आधारित प्राकृतिक खेती तथा अन्य लघु उद्योगों में दक्षता बढ़ाने हेतु विशेष अभियान चलाकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाना होगा, जिससे वे परिवार की आय को बढ़ा सके। महिला सशक्तिकरण हेतु महिला अध्ययन केंद्रों को स्थापित करके बालिकाओं एवं महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, आर्थिक स्वावलंबन की ओर प्रेरित करना चाहिए। इन अध्ययन केंद्रों पर अंगीकृत गांवों में बैठकें कर महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए। इन केंद्रों द्वारा आंगनवाड़ी योजनाओं के अंतर्गत स्वावलंबन हेतु स्वयं सहायता समूहों के महत्व एवं आर्थिक सुदृढ़ता पर चर्चा करते हुए स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। सभी यूनिवर्सिटी ने 5-5 गांव गोद लिए हैं और ये एक नेक एक्रेडिटेशन में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की मांग होती है, इसमें कई यूनिवर्सिटियों ने गांव में जो काम हो रहा है और जो नई नई तकनीक उनके द्वारा की जा रही है, ये सबको मिलाकर एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में नेक एक्रेडिटेशन में ये रखते हैं। मित्रों, एक मैंने देखा है कि सिर्फ हम लोग पढ़ने का काम तो होता ही रहता है मित्रों, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं वो बुराइयों के सामने भी आपको लड़ना पड़ता है। बुराइयों का भोग नहीं बनना पड़ता, बुराइयों के सामने लड़ने का प्रयास कीजिए मित्रों। मैंने देखा है कि मुझे बलरामपुर के या कहीं 15-20 लड़कियां मुझे मिलने के लिए आई थी राजभवन। अब थी तो 7वीं-8वीं कक्षा की, लेकिन बड़ा बड़ा काम करती थी, बड़ा काम करती थी। क्या काम करती थी? दहेज प्रथा बंद करो, बाल विवाह बंद करो, और गांव गांव नुक्कड़ नाटिका, स्पीच वो देती रहती है, पढ़ती भी है और साथ साथ में गांव में काम करती है। क्योंकि 8-10 बेटियां ऐसी थी जो एक ही मोहल्ले में रहती थी, इसमें एक बेटी का बाल विवाह तय हो गया। अब वो लड़की रोती थी कि मुझे विवाह नहीं करना है। तो ये 8-10 लड़कियों इकट्ठी हो गई और उनके घर पर पहुंची और जाकर उनको धमकी दी कि यदि उनका विवाह हुआ तो हम पुलिस थाने में जाएंगे और बाल विवाह बंद करवाएंगे। तो बाल विवाह बंद हुआ और वही लड़की, ये जो लड़कियां काम करती थी, ग्रुप बना हुआ था, इसमें जुड़ गई। तो ये काम कौन करेगा भाई? ये काम आप सबको करना है मित्रों, आप सबको करना है। अच्छे विचार आपका करना शिक्षा देता है। हमारा आचार विचार कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा के माध्यम से होता है। लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि हमारे माता पिता और समाज के सामने हम नीचे ढल जाते हैं, उसके सामने खड़े नहीं होते हैं मित्रों। वो ही जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी की है कि हमारे युवाओं को स्ट्रेंथन बनाइए, विचारों में स्ट्रेंथन बनाइए, और समाज में जो जितनी कुरीतियां है उसके सामने खड़े होकर, एकजुट होकर इसके सामने लड़ने की आवश्यकता है मित्रों। और इसी वजह से मैं तो ये मानती हूं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर घर में लटकाना यही नहीं है, सिर्फ रोजगार प्राप्त करना वो नहीं है। लेकिन मान लो कि आप अपने माता पिता के सामने बोल नहीं सकते हो, लेकिन अपना परिवार जब हो तब तो निर्णय ले सकते हो ना मित्रों। आप इसमें ये काम करना पड़ेगा, और जब गलत हो रहा है घर में तो आवाज उठाना पड़ता है। और जब तक हमारे युवा आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारी चुनौतियां जो हमारे सामने है, बर्बाद हो रहा है समाज, इसमें खास करके हमारी बेटियां बर्बाद हो रही हैं, बेटियां को असुरक्षित महसूस कर रही है मित्रों। और इसी वजह से जरूरी है कि हमारे यूनिवर्सिटियों भी बेटियों को स्ट्रेंथन करे, समाज को भी स्ट्रेंथन बनाने का प्रयास करे, और वो ही मेरी दृष्टि से शिक्षा है।
सच्ची शिक्षा वो ही है कि हम सही क्या है गलत क्या है वो देखें। इधर भी कई हमारे किसान बैठे हैं, हमारी महिलाएं बैठी हुई है, वो सोचे सही क्या है वो क्या है। मुझे मिलने के लिए कई किसान आते हैं मित्रों, सबसे पहले मैं वही चर्चा करती कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको सर्टिफिकेट मिला, आपको वो मिला, आपको वो मिला, लेकिन मुझे बताइए कि आपके समाज में क्या क्या बुराइयां हैं। उसके सामने कभी आपने आवाज उठाई? नहीं। हम तो बैठ जाते हैं उसके सामने, नहीं हमारा समाज बोलता है। अरे समाज की आपको रोटी देता है? समाज कोई महिला विधवा बनी तो उसके घर पर जाकर धान देकर आता है? नहीं। वो अपने 2 बच्चों को कैसे पालन पोषण करती होगी वो कभी किसी ने देखा है? 2 दिन के लिए जाएंगे, बैठेंगे और बाद में उनके पास ही काम करवाएंगे, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, इसको पीछे तो ये करना ही पड़ेगा। उसी समय कोई ये नहीं देखता है कि ये विधवा महिला है, उसके घर पर कुछ खाने पीने का है, या हम क्यों दबाव डाल रहे हैं कि समाज को खिलाना पड़ेगा, वो खिलाना पड़ेगा। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है और वही चर्चाएं हमारे समाज में और यूनिवर्सिटियों में होनी चाहिए मित्रों, वो कभी होती नहीं है। विधवा की स्थिति क्या है क्या हम नहीं समझते हैं सब कुछ? और इसी वजह से जो ये काम हमारी महिलाएं खेती बाड़ी का कर रही है ना, इसके लिए मैं उनको तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मिलती रहती हूँ और कहती भी रहती हूँ कि आपका आवाज उठाइए। कोई ध्यान दे जाता है आपके यहाँ? आपको ही मजदूरी करनी पड़ती है। अरे कई महिलाएं तो एक 200 स्क्वायर मीटर की जमीन लेकर उस पर खेती करती है, किराए पर लेती है, खेती करती है और उस पर वो कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करके अपने परिवार को निभाती है, बच्चों को पढ़ाती रहती है। इस और हमारा ध्यान नहीं जाता है, किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ध्यान तब जाता है कि जब विधवा बनी, इसके बाद समाज का प्रेशर वो तो करना पड़ेगा, 12वां 13वां जो कुछ शब्द है मुझे पता नहीं, ये करना पड़ेगा। क्या कभी किसी ने जिम्मेवारी ली है कि वो नहीं होगा? मैं वो मत वाली हूँ मित्रों, ये नहीं होना चाहिए। हमारी गरीब महिला कब सशक्त बनेगी? हमारी ये वीडियो जिसके पास कुछ नहीं है उनके लिए कौन काम करेगा मित्रों? उसके खेत तक कौन पहुंचकर उसको सही ढंग से उसको सिखाएंगे? उसको लोन की आवश्यकता है, कौन दिलवाएगा उसको? सब कुछ है भारत सरकार, राज्य सरकार के पास, लेकिन उसको पता नहीं है कि मुझे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, घर में कोई टीवी वगैरह नहीं है, बस अपना अपना सब लोग काम करते हैं। लेकिन गरीब मध्यम वर्ग की और जो कोई ने देखा है तो पिछले 8 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देख रहे हैं गरीब प्रजा के सामने। गरीब के लिए काम हो रहा है मित्रों। गरीब के घर में गैस पहुंचना चाहिए, गरीब को मकान मिलना चाहिए, गरीब को वो करना चाहिए, उसके बेटों को पढ़ाना चाहिए, वो करना चाहिए, उसके लिए वो करो। ये सब काम फिर शुरू हुई, इसी वजह से हुई है मित्रों। और इसके लिए भी अलग प्रकार की योजनाएं बनी हुई। ये योजनाओं का लाभ यूनिवर्सिटी के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचे, इसके लिए आप प्रयास करते रहिए मित्रों। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, इतना अच्छा काम आप कर रहे हो। नेक एक्रेडिटेशन में अभी भी प्रयास करते रहिए, जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन जो आधुनिक टेक्निक के माध्यम से किसान आगे बढ़े, इसके लिए और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि नेक एक्रेडिटेशन रिसर्च पर बहुत बल देता है, FPO पर बल देता है, संशोधन पर बल देता है। वो काम आप कर रहे हो, इसमें और ज्यादा हमें आगे बढ़ना है, वो करते रहिए और खुश रहिए। आप तो खुश रहिए, आपके परिवार को भी खुश रखिए, और परिवार खुश रहेगा तो पूरा समाज खुश रहेगा। धन्यवाद।
महोदय, आपके निर्देश के क्रम में 500 छात्र छात्राओं को उपाधि जो प्राप्त करने आए हैं, नाश्ते में मिलेट्स का लड्डू रखा गया है और सभी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को